हाँ तो नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेज पेनीपुरम ऑनलाइन क्लासेज में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो वीडियो मैंने बनाया है, फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया है, या सेकंड वीडियो है यानी दूसरा वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब क्या है, दर्पण क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण, पदार्थ जिसमें पढ़े थे हम लोग पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, प्रकाश किसे कहते हैं, सरल रेखा क्या है, किरण पुंज क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब क्या है। यह अपना प्रकाश का परावर्तन का रिलेशन है पार्ट 1 फिजिक्स का, उसका सेकंड वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा वीडियो है, मैंने पहला वीडियो आप लोगों को दे दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती, मैंने बताया था ना प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत प्रकाश किसी न किसी स्रोत से जरूर निकलती है, इसलिए कहा गया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेहतर परावर्तक सतह दर्पण होता है। सबसे बेहतर परावर्तक सतह दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब लौटना होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर या जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखो घोड़ा आ रहा है, देखो घोड़ा आ रहा है, यानी वास्तव में कंफर्म बता रहे हैं कि घोड़ा ही आ रहा है। लेकिन कभी बोलते हैं कि लगता है घोड़ा आ रहा है, लगता है घोड़ा आ रहा है, यानी हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती है, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे यह दर्पण है, यह दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है, यह दर्पण है। यह दर्पण में जब प्रकाश की किरणें या दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वह आती है। लेकिन उसके बाद इस दर्पण में, जैसे हम इस दर्पण को दिखा रहे हैं, इसमें इस मार्कर पेन का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब में दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। कहीं कहीं काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी लिखा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। अभी हमने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कन्फर्म बोलते हैं कि घोड़ा आ रहा है, यानी घोड़ा ही आ रहा है, घोड़ा आ रहा है यानी घोड़ा ही आ रहा है, यानी वास्तव में घोड़ा ही आ रहा है। वही कह रहा है कि वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग कभी सिनेमा हॉल गए होंगे, सिनेमा हॉल में देखे होंगे कि सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखाया जाता है वह पर्दे पर दिखाया जाता है। किस पर दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है। और उसका जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा है। यानी हम लोग राइट हैंड को उठाएंगे तो इमेज में यानी प्रतिबिंब में कैसा लगेगा, प्रतिबिंब लगेगा लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। सेकंड अपना कह रहा है, दूसरा क्या है जी, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु
से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कन्फर्म नहीं है, आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है कि आ ही रही होगी। जैसे घोड़ा लगता है घोड़ा आ रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। अगर वस्तु सीधा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा? सीधा ही होगा। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से, यानी बिंदु से या टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। बिंदुओं से या टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जामिनेशन में बहुत बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर है उसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों दोनों में क्या अंतर है। हाँ तो बच्चा जी, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है उसको देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में बहुत बार मैट्रिक परीक्षा के एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यह प्रश्न आप लोगों को बताना चाहा। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह कटान से या किरणें जो है वास्तविक कटान से बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब की जो किरणें होती है वह वास्तविक कटान, यानी वास्तविक कटान इसको बोलते हैं, सीधी रेखा से बनती है, उसकी प्रतिबिंब उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में जो उनकी प्रतिबिंब होती है वह काल्पनिक कटान से बनती है। कैसे बनते हैं? काल्पनिक कटान से। वास्तविक कटान ऐसे हो गया, काल्पनिक कटान आपका ऐसे हो गया। काल्पनिक कटान यानी डॉट 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 यानी बिंदु से मिल करके बनते हैं काल्पनिक कटान। लेकिन वास्तविक कटान जो है वो सीधी रेखा से बनते हैं, सीधी रेखा से बनते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण के काल्पनिक कटान से बनते हैं। सेकेंड अंतर क्या है? दूसरा अंतर है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब होगा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा जी, हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है? इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह चार अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आता है आगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे आता है जी, एक पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो पार्श्व परिवर्तन है वस्तु का दाहिना भाग, यानी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बने प्रतिबिंब का, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका बायां भाग दिखाता है। उसका क्या दिखाता है? उसका बायां भाग दिखाता है पार्श्व परिवर्तन में। किसमें? पार्श्व परिवर्तन में। तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाता है। कभी देखे होंगे दर्पण में, जब किसी दर्पण में हम लोग किसी दर्पण में जी दायां भाग उठाते हैं तो दर्पण में बायां भाग दिखता है, और जब बायां भाग उठाते हैं तो दर्पण में दायां भाग दिखता है। इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को ही पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। इसी परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। दर्पण में वस्तु का दायां भाग दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाता है, और दर्पण और वस्तु का बायां भाग दर्पण में प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाता है। यह था अपना पार्श्व परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं दर्पण क्या है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या है? तो बच्चा जी दर्पण वैसा चिकना सतह है, वैसा चिकना व चमकीला सतह है जिसका दर्पण जो है वैसा चमकीला और चिकना सतह है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, दर्पण कहलाता है। नहीं समझे सर?
दर्पण क्या है, हमारे हाथ में दर्पण है, मिरर है, दर्पण क्या है, दर्पण है। तो दर्पण वैसा चिकना सतह है, देखिए सतह इसका क्या है, चिकना है, दर्पण का सतह क्या है जी, चिकना है, तथा चमकीला है। चमकीला, अगर इस पर हम लाइट जलाएंगे, देखिए लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा तो क्या है, चमकीला सतह है, चिकना और चमकीला सतह है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो। किसके नियमों का पालन करता हो, प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन कर रहा है ना। प्रकाश आ रहा है यहाँ से, प्रकाश वापस मुड़ जा रहा है, प्रकाश आ तो रहा है लेकिन मुड़ जा रहा है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियमों का भी पालन करता है। तथा जिसका एक भाग रंगा हो, ये पीछे प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है जी, अगर इसमें से हम दर्पण को बाहर निकालते हैं तो इसके पीछे क्या है, एक भाग रंगा होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण का जो पिछला भाग रंगा होता है उस पर चांदी की परत चढ़ाई होती है, और चांदी के परत के बाद ऊपर से कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है। अगर दर्पण में चांदी का परत न चढ़ाया जाए तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, उसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अभी क्या हम पढ़ा रहे थे कि दर्पण वैसा चिकना और चमकीला सतह है, चिकना सतह है, चमकीला सतह है, वैसा चिकना व चमकीला सतह है जी, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम, इस पर प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है यार, वापस जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है और वापस जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन भी कर रहा है यह दर्पण। और क्या है, उसका एक भाग रंगा हुआ है, क्या है, इसके पीछे का भाग रंगा है, यानी इस पर चांदी की कलई चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। अगर चांदी की कलई नहीं चढ़ाया जाए तो प्रकाश का परावर्तन का नियम का यह पालन नहीं करेगा, इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं आप विंडोज में मिरर देखे हैं, विंडोज में दर्पण देखे होंगे, वो दर्पण विंडोज में जब हम देखते हैं तो विंडोज के बाहर का भी एरिया जो है दिखता है, क्यों, क्योंकि उस पर चांदी की परत नहीं चढ़ाई होती है, यानी उस पर कलई नहीं किया जाता है, इसलिए आर पार दिख जाता है। उसको हम लोग दर्पण नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग मिरर बोलेंगे, कांच बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, कांच बोल सकते हैं। लेकिन दर्पण जिस पर पीछे चांदी की परत चढ़ाई जाती है, कलई की जाती है, जिस पर प्रतिबिंब बन सके, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण जो है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण आप समझ गए होंगे। दर्पण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपना समतल दर्पण है, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रबलय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और प्रबलय दर्पण क्या है, इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे जी। समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के घर में लगा होता है, सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी के घर में समतल दर्पण लगा होता है, जिस पर हम लोग अपना बाल बनाते, चेहरा उरा देखते हैं, है ना। तो समतल दर्पण है हमारे पास, क्या है जी, यह समतल दर्पण है। क्या है यह, समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल यानी बराबर, देखिए उसका परावर्तक सतह कहीं उभरा हुआ है नहीं, बिल्कुल बराबर है इसका परावर्तक सतह। इसका क्या है, परावर्तक सतह बराबर हो यानी समतल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसमें इससे बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, क्योंकि वास्तव में तो हम हैं, और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पीछे चांदी की परत चढ़ाई हुई है, कलई किया हुआ है। और अगर हम लोग समतल दर्पण में दर्पण से जितने दूरी पर खड़ा होंगे, जितने दूरी पर खड़ा रहेंगे, समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही ज्यादा, उतना ही दूरी के बराबर पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर 5 फीट के मनुष्य का प्रतिबिंब समतल दर्पण में 5 फीट का ही बनेगा जी। 5 फीट के किसी भी वस्तु का, किसी भी आदमी का प्रतिबिंब समतल दर्पण में 5 फीट का ही बनेगा। अगर हम दर्पण के आगे 5 फीट खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में 5 फीट पीछे बनेगा। यह था समतल दर्पण की बात। या किसकी बात कर रहे थे हम लोग, समतल दर्पण की। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में अध्ययन कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, और अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं। यह हमारा गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है हमारा गोलीय दर्पण है। क्या है? यह हमारा गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन, प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तक कहते हैं। तो जो परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का, खोखला गोला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? खोखला गोला है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब अगर हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा दो दर्पण बनता है। एक दर्पण को हम लोग अंदर की तरफ वक्र भाग को, किसको? वक्र भाग को कलई करते हैं यानी पेंट करते हैं, रंग चढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे दर्पण के बाहरी भाग में कलई करते हैं। दूसरे दर्पण के बाहरी भाग में कलई करते हैं, दूसरे दर्पण के बाहरी भाग को रंगते हैं। जब एक दर्पण के आंतरिक भाग को रंगते हैं तो उसका परावर्तक सतह क्या होता है? बाहरी भाग हो जाता है। और दूसरे दर्पण के बाहरी भाग को जब रंगते हैं तो उसका परावर्तक सतह आंतरिक भाग हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं जी। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा अपना उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका पृष्ठ, यानी पृष्ठ का मतलब भाग, जिसका भाग जो है अंदर की ओर वक्रित हो। कहाँ हो? वक्रित। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, अंदर की ओर मुड़ा हो। किसके तरफ मुड़ा हो? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। देखिए अवतल दर्पण मेरे पास बच्चों अंदर की ओर वक्रित है, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? वक्र हो, यानी अंदर की ओर मुड़ा हो। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा हो यानी अंदर की ओर धंसा हो, वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। सेकंड अपना आता है दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। उभरा कहने का मतलब उठा हुआ हो, और जिसका आंतरिक भाग क्या हो? आंतरिक भाग पर कलई किया हो, यानी पेंट चढ़ाया हो, रंगा हुआ है। उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरा हुआ भाग से होता है। उभरा हुआ भाग कहने का मतलब उठा हुआ भाग से। यह था मेरा गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों और गोलीय दर्पण के प्रकार। आगे हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे, जानेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर फोकस करेंगे। क्या है आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों 7। कितने महत्वपूर्ण बिंदु है? 7। इसके बारे में जानेंगे। जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा गोलीय दर्पण को आप नहीं समझ सकते हैं, और प्रकाश के परावर्तन को भी आप नहीं समझ सकते हैं। गोलीय दर्पण में सबसे पहले अपना आता है ध्रुव। ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, या दर्पण के बीच के जो बिंदु है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। जैसे अपना दर्पण है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसको मिटा दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो दर्पण हो गया, या उत्तल दर्पण हो गया, इधर हो गया अवतल दर्पण, इधर हो गया उत्तल दर्पण, इधर हो गया अवतल दर्पण। बताए थे कि अवतल दर्पण में परावर्तन भाग धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक भाग जो होता है वह उभरा होता है, यानी उठा होता है। यह एक गोलीय दर्पण था जिसको हमने इसको दो अलग अलग दर्पण में बांट दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए कि ध्रुव किसे कहेंगे? तो दर्पण के यह उत्तल दर्पण है और यह अवतल दर्पण है। अब ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक अपना दर्पण है जी, एक दर्पण यहाँ से यहाँ तक है अवतल दर्पण, और यहाँ से यहाँ लेकर के क्या है? उत्तल दर्पण है। अब दर्पण के मध्य के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसीलिए इसको सूचित पी से किया जाता है। आगे क्या कह रहा है? आगे है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र मेरे प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण, यह क्या बना अपना? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का केंद्र
गोलीय दर्पण का केंद्र यानी सर्कल जब हम लोग पढ़े थे मैथ में, गणित में वृत्त पढ़ते हैं तो उसमें केंद्र को क्या माना जाता है? केंद्र को यानी वक्रता केंद्र यानी गोलीय दर्पण, इसको बीच का जो बिंदु होता है सेंटर पॉइंट को केंद्र मानते हैं ना, सेंटर, इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है, इसे सीसी से सूचित किया जाता है। तो मध्य के बिंदु जो है गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य का बिंदु, ध्रुव जो है दर्पण के मध्य का बिंदु है, ध्रुव जो है दर्पण के मध्य का बिंदु है, लेकिन वक्रता केंद्र जो है वह गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु है। ध्रुव जो है वह दर्पण के मध्य का बिंदु है, लेकिन वक्रता केंद्र जो है मेरे प्यारे बच्चों वह गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु है। इसको सी से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या जो है गोलीय दर्पण का त्रिज्या, हम लोग वृत्त पढ़े थे तो वृत्त में त्रिज्या हम लोग पढ़े थे, त्रिज्या पढ़े थे। तो यह क्या है? यह एक तरह से वृत्त है और इसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो प्रधान अक्ष क्या है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को, यहाँ ध्रुव है अपना, ये ध्रुव है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र को, सेंटर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्रुव से वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे है अपना फोकस, या क्या है जी? फोकस। फोकस FOCUS फोकस का स्पेलिंग होता है, इसको F से सूचित करते हैं फोकस को। फोकस क्या है? तो प्रधान अक्ष से आती किरणें, यानी मान लीजिए यह दर्पण है और दर्पण से जब किरण आता है, दर्पण से टकराता है, जब परावर्तन होता है जी, तो जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटते हुए गुजरती है ना, उसको उस दर्पण का फोकस कहते हैं। उसको उस दर्पण का क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको उस दर्पण का फोकस कहते हैं जी, यह फोकस है। आगे क्या रहा है? आगे कह रहा है अपना फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी जो है वह ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी ध्रुव और यह जो फोकस है इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो ये दूरी है, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आगे आता है लास्ट अपना द्वारक। द्वारक क्या है? तो द्वारक दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो दर्पण का द्वारक 3 सेंटीमीटर होगा। द्वारक का मतलब चौड़ाई होता है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण का चौड़ाई। जैसे मान लीजिए इस दर्पण के द्वारक का नाम दिए M और M इनवर्स, M और M इनवर्स, इसका दिए P और इसका दिए P इनवर्स। तो यह जो यहाँ से यहाँ तक दर्पण का चौड़ाई है ना, यह दर्पण का द्वारक होता है, यह दर्पण का द्वारक होता है मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण का द्वारक आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था वह आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु को रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है, किस आकार का बनता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे जी। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक ही पढ़ाई करेंगे हम लोग, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा जी। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2024 के आपके मित्र होंगे, आप उनको यह वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल को बेनीपुरम ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के मैट्रिक परीक्षा में आपके सारे सिलेबस को मैं कंप्लीट करवा दूंगा और कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त करवा सकूं। हमारा लक्ष्य रहेगा 450 प्लस मार्क्स की मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में जी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।